नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए। जो सीटेट में पेपर 2 होता है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री को। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, अध्याय 5 है। बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना है। आप इतना समझिए कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले फ्रेंड, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। पढ़ने वाले लास्ट तक देखेंगे, नहीं पढ़ने वाले पहले ही चले जाएंगे। आइए, इसमें बताया जा रहा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहले पुराने समय में कैसे राजा चुने जाते थे, गणराज्य क्या होता था, और राजा को कैसे चुना जाता था, जन क्या होता था, कर क्या होता था, उन सब के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। पहला ही सवाल है इसमें कि कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है कि अभी लगभग 50 वर्षों से लोग शासकों को, यानी अपने नेताओं को, राजनेताओं को चुन रहे हैं। ठीक है ना। किसके जरिए? मतदान के जरिए। चुनाव होता है और मतदान के जरिए लोग अपने शासक, यानी अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, अपने संसद और विधायक को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे चुनते थे, लोग शासक कैसे बनते थे, अभी बड़ा सवाल है। कि बहुत पहले, अभी तो मान लीजिए चुनाव हो जाता है, हम अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, हम अपना प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, कैसे राजा बनते थे लोग। तो बता रहा है कि बहुत पहले राजा संभवतः जन, यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। जन शब्द का प्रयोग हुआ है, जन, लोगों के लिए। शायद पहले राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। कुछ क्या परिवर्तन हुआ कि लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। राजा लोग, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और पहले क्या होता था कि राजा बनने के लिए लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे और अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। जैसा कि आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ होता था। इसमें एक अश्व को छोड़ा जाता था। अश्व यानी घोड़े को छोड़ा जाता था। जिसने उस घोड़े को रोक दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस राजा को अपने से बड़ा नहीं मानता है। फिर जिसने रोका, उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। और जो उस घोड़े को नहीं रोका, राजा के आमंत्रित करने पे राजा के यज्ञ में शामिल हो गया, तो ये मान लिया जाता था कि इस राजा को दूसरे वाले ने अपना सर्वोच्च महाराजा स्वीकार किया है। ठीक है ना। लेकिन यदि आपने उस अश्व को दूसरे राजा ने रोका, तो वह उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह हुआ कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है ना। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उनका काम क्या था? बैठ के चुपचाप यज्ञ को देखना। आपने रामायण में सुना होगा कि श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। श्री रामचंद्र ने क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था और उसे जंगल में, महर्षि के दो शिष्य थे, लव कुश, जो राम जी के ही लड़के थे, जंगल में रहते थे, और राम जी का घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया। राम जी परेशान कि ऐसा कौन सा है जो हमारा प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर रहा है, जाओ लड़ो उससे। सब गए और अंत में सब पराजित होकर चले आए। ये कहानी आप रामायण में पढ़े हैं। तो उसी अश्वमेध यज्ञ के जरिए राजा लोग चुने जाते थे और उनका काम था
कि अगर घोड़ा पकड़ लिए तो अश्वमेध यज्ञ वाले राजा से लड़ाई करनी होगी, अगर घोड़ा छोड़ दिए नहीं पकड़े तो राजा के लिए कुछ न कुछ उपहार ला करके उनके यज्ञ में शामिल होना पड़ता था। बात समझ में आ रहा है? इन्हीं सब आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो अश्वमेध यज्ञ इस तरह का अनुष्ठान होता था, उसमें राजा का एक स्थान होता था, उनका अलग सिंहासन होता था। चाहे वो बाघ का खाल हो, चाहे कुछ विशेष तरह का आसन हो, उस पे राजा को बिठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। ठीक है ना? राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ इतना था कि भाई आप आए हैं तो आइए बैठिए और बैठ के चुपचाप इस अनुष्ठान को देखिए, आपको इसमें कुछ करना वरना नहीं है। ठीक है ना? और अ, राजा के ऊपर जो पुरोहित पुरोहित यानी ब्राह्मण पंडित, वो पवित्र जल के छिड़काव के साथ कुछ अन्य अनुष्ठान करते थे। और जो विष होते थे, विष यानी वैश्य, जो वैश्य लोग होते थे, जैसे सामान्य सामान्य लोग जो थे, वह राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल होने का भी अवसर नहीं दिया जाता था। अभी के समय में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के समय में ऐसा था। छुआछूत, ठीक है ना, जात पात, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जिसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। छुआछूत, मंदिर में नहीं जाना है, शूद्र नहीं ऐसा कर सकता, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जिसे धीरे धीरे अभी समाज में समाप्त कर दिया गया है। आप समझेंगे वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तर भारत में खासकर जो गंगा और यमुना का क्षेत्र है, इसमें कई ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें खासकर वेद वेद आप जानते हैं, वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद जितनी वेदों की रचना हुई, उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। कौन कौन से? उत्तर यानी बाद के, ठीक है ना, ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। और उनमें जो ग्रंथ थे वो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कुछ अन्य ग्रंथ भी शामिल थे, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया था? अनुष्ठान और पूजा पाठ करने की विधियां और सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया था। बात समझ में आ रहा है? उस समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा प्रभावशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा शिकारी तथा भोजन इकट्ठा करने वाले निर्धन लोग भी थे। ठीक है ना? वहाँ भोजन इकट्ठा करने वाले कुछ निर्धन लोग भी थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित कर दिया था। जो भी ब्राह्मण लोग थे, वो लोग क्या किए थे? लोगों को चार भागों में बांट दिए थे, जिन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया? लोगों को चार भागों में बांट दिया, और उसे ही क्या कहा गया? वर्ण। ठीक है ना? सबसे पहले ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इस तरह से चार भागों में ब्राह्मणों ने बांट दिया था। वर्ण के अलग अलग कार्य, जो भी प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। जैसे पहला वर्ण ब्राह्मण था, उनका काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, अनुष्ठान कराना, यही ब्राह्मणों का काम था। ठीक है ना? जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान था क्षत्रियों का, जिनका काम था युद्ध करना, ठीक है, लोगों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। तीसरा स्थान विष यानी वैश्य का था, जिनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग आते थे। ठीक है ना? और इनका काम तीनों, और अंतिम स्थान शूद्र का था, शूद्र वर्ण का, जिनका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, तीनों लोगों की सेवा करना। उन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ये बात हो रही है तब की, आज से 3000 वर्ष पहले की। बात समझ में आ रहा है? ये वर्ण व्यवस्था अभी समाप्त हो चुका है।
ठीक है, आगे कुछ और बातें हैं जिनको हम समझ लें। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहित ऐसा कहते थे कि भाई वर्ण का निर्धारण किसके आधार पे होगा? जन्म के। मतलब अगर आपका जन्म ब्राह्मण के परिवार में हो गया तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। यदि आपका जन्म शूद्र के परिवार में हो गया तो आप शूद्र कहलाएंगे। यदि वैश्य के परिवार में आपका जन्म हो गया तो आप वैश्य कहलाएंगे। इस तरह का ब्राह्मणों ने क्या किया था, पुरोहितों ने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था निर्धारित कर दिया गया था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। कुछ ऐसे लोग थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। उन्हें अपवित्र या अस्पर्श माना जाता था। उन्हें छूना एक तरह से लोग पाप समझते थे, अपवित्र समझते थे। ठीक है ना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। कई लोगों ने क्या किया कि ब्राह्मणों के द्वारा ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसे स्वीकार ही नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। ठीक है ना। इस तरह से सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक समझ रहे हैं। बाद में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था समाप्त हुई, छुआछूत समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में कि जनपद क्या है। फ्रेंड्स, ध्यान से आप पढ़िए। यदि आप सीटेट की तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पास करके शिक्षक बने सरकारी, तो आपको दिल लगा के, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा दोस्त। मन लगा के नहीं पढ़िएगा, चाहे कहीं पढ़िए आप, चाहे मुझसे पढ़िए, चाहे किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मेन जो काम है आपका पढ़ना, पढ़ना मेन काम है। कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है, पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी है। चलिए आगे जनपद को समझेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, यानी जहाँ लोग रहते हैं उनके बसने की जो जगह होती है उन्हें जन कहते हैं। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जैसे दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा। इसमें प्रमुख स्थल मिले थे जहाँ खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी तथा जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, तिलहन, सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। कुछ धूसर बर्तन होते थे और कुछ लाल रंग के। और उन बर्तनों पे खास करके क्या होता था, चित्र होता था। जिस बर्तनों पे चित्र होता था उसे चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। ठीक है ना। जिस पे चित्रकारी होता था उसे चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। नाम से ये स्पष्ट है कि भाई उस पे चित्र होगा, इसीलिए क्या कहा जाता था, धूसर पात्र, चित्रित। कुछ पे सरल रेखाएं जैसे ज्यामिति आकृति टाइप के कुछ रेखा उखा बन जाते थे। इस तरह के बर्तन लाल बर्तन मिला करते थे, लाल मिट्टी के। ठीक है ना। कैसे पात्र मिले, किस कलर के, तो लाल। जिस जिस पात्र पे चित्रकारी हुई थी ऐसे पात्र को क्या कहते थे, तो चित्रित धूसर पात्र कहते थे। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ याद भी करते चलिएगा। चलिए महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि महाजनपद क्या था। तो करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। जैसे राजा होता है उसके ऊपर महाराजा होता है, ऐसे जनपद था, जनपद के ऊपर महाजनपद था, तो ऐसे को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है ना। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी होती थी। जैसे राजा अपने सुरक्षित रहने के लिए अपने राज्य के चारों तरफ किला बंदी करते थे। जैसे ऊंची ऊंची दीवारें लगा दिए, कांट तार लगा दिए, इस तरह के कुछ किला बंदी टाइप कर देते थे। किस लिए, ताकि हमें अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षित रहें। जो भी अन्य राजा हैं उनके आक्रमण से सुरक्षित रहें, उनके डर के वजह से एक किलों का निर्माण किया करते थे। कुछ राजा क्या करते थे, अपने राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर समृद्धि
समृद्ध किला बना देते थे, ठीक है ना? और अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे कि इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र के नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की भी आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंट, पत्थर इत्यादि का इंतजाम करना पड़ता था और बहुत सारे श्रमिक लगते थे उसमें, ठीक है ना? उनकी आवश्यकता पड़ती थी, कुछ संसाधन के भी आवश्यकता पड़ते थे। अब राजा लोग सेना रखने लगे और उन सेनाओं और सिपाहियों की नियमित वेतन देते थे और पूरे साल रखा जाता था, ठीक है ना? चलिए आगे समझने का हम प्रयास करते हैं कि कर क्या होता था। तो कर, कर जिसे आज भी लिया जाता है टैक्स के नाम से, आप जानते हैं। टैक्स क्या है? जैसे क्या होता था कि राजा लोग अब नियमित रूप से सेना रखने लगे, उन सेना को वेतन देना था, तो उनके लिए क्या करते थे, फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर था, जिसमें क्या होता था कि उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग, ठीक है ना? फसल पे लगने वाले कर को कहते थे भाग। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो श्रम के रूप में चुकाया जाता था, ठीक है ना? जैसे बुनकर हुआ, लोहार हुआ या सुनार हुआ, राजा के लिए 1 दिन, महीने में 1 दिन काम करते थे फ्री में राजा के लिए, वही उनका कर था। जैसे पशुपालक थे, वो जानवरों या उनके उत्पादक के रूप में कर देते थे। व्यापारी सामान खरीदने बेचने पे कर देते थे। आखेटक जंगलों से प्राप्त वस्तु राजा को भेंट देते थे कर के रूप में, ठीक है ना? तो कर आप समझ गए क्या होता है। कृषि में परिवर्तन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन हुआ कि ये जो हल था, जिसे फाल कहते हैं आप, अब वो लोहे का बनने लगा। पहले किस चीज़ का था? लकड़ी का। तो लकड़ी का होने के कारण क्या होता था कि कठोर भूमि अच्छे से नहीं जोत पाता था, टूट जाता था। तो अब कठोर जमीन भी लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे का फाल आसानी से जोत देता था। इससे फसलों की उपज बढ़ने लगी। क्या होता है भाई, जैसे देखिए, कठोर मिट्टी जितना आप जोतेंगे, ठीक है ना, उस मिट्टी पे उपज उतनी ज़्यादा होगी। जोतेंगे, कोड़ेंगे उसे, तो उपज ज़्यादा होगी। आज भी आप धान, गेहूँ या किसी भी तरह की जौ इत्यादि किसी तरह की फसल बोने के लिए आप मिट्टी को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक बार कोड़ते हैं, ठीक है ना? तब जाके धान चाहे अन्य भी फसल तैयार होते हैं। अब इसमें एक और परिवर्तन क्या हुआ, पहले लोग धान छींट के बोते थे। अब क्या करने लगे लोग, धान उपजाने के बजाय धान की पौधों को तैयार करने लगे और फिर उसका रोपण करने लगे। रोपण मतलब पहले पौधा तैयार किए, फिर पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह रुपाई कर दिए। जैसे आप गाँव के में देखते हैं, लेवाही होके धान को रोपा जाता है, उसी तरह। इससे क्या हुआ, इससे उस फसल का पैदावार बढ़ गया, लेकिन उससे एक दिक्कत हुआ कि उसमें मेहनत बहुत लगने लगा, श्रम बहुत लगने लगा, ठीक है ना? और श्रम को, मेहनत को कौन करता था? जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, वही इस काम को किया करते थे, ठीक है ना? अब कुछ, अब मगध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मगध, आप सब जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण जनपद था। गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। यहाँ पे क्या था, यातायात, जल वितरण और ज़मीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये मगध। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इस जंगलों में रहने वाली हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे जैसे अयस्क की खदानें हैं, ठीक है ना? खदानें थीं, मजबूत, जिससे मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे, ठीक है ना? उसके औजार और हथियार बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है? मगध में दो बहुत शक्तिशाली राजा हुए। पहले का नाम है बिंबिसार और दूसरे का नाम है अजातशत्रु, ठीक है? अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है ना? महापद्मनंद इसके एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसे आप राजगीर के नाम से जानते हैं, कई सालों तक मगध की क्या थी, राजधानी बनी रही।
बाद में ये राजधानी राजगीर से कहाँ शिफ्ट हो गया, पाटलिपुत्र, जिसे अभी आप पटना के नाम से जानते हैं। वर्तमान में बिहार की राजधानी है। 2300 साल पहले, 2300 साल पहले की बात है, एक मेसोडेनिया के राजा थे, ठीक है ना, मेसोडोनिया के एक राजा थे, नाम था सिकंदर। विश्व को जीतने के लिए निकल पड़े और वो चाहते थे कि पूरी दुनिया, ठीक है ना, पूरी दुनिया को हम जीत लें। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों राज्यों को जीतता हुआ वो कहाँ पहुँचा, भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचा और ब्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है ना। आगे समझिए, जैसा कि अभी पढ़े हैं कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही एक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो बिहार में है वर्तमान में। यहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था चलता था जिसे गण या संघ कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, गण या संघ। अब क्या होता है गण या संघ? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के लिए किया जाता है, यानी समूह के लिए किया जाता है, और संघ का प्रयोग एक संगठन या सभा के लिए किया जाता है, ठीक है ना। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न, मतलब कहने का अर्थ है कि गण मतलब एक समूह है, सभा मतलब एक संगठन है, और कई लोग मिल के समूह और सभा बनाते थे। उसमें हर एक व्यक्ति का अपना भूमिका होता था, हर व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक है ना। कोई भी बातचीत होता था तो वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे सभी मिलकर चर्चाएं करते थे। ऐसा नहीं था कि एक राजा डिसाइड कर दिया क्या करना है, नहीं, सब लोग मिल के और उस पर डिसाइड करते थे कि भाई हम सबको क्या करना है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। पूछा जाएगा कि बौद्ध साहित्य संघ का सजीव वर्णन या संघ की चर्चा किस धर्म में हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। क्या ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में। चलिए आगे समझते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो नियमित रूप से सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। ये बातें भगवान बुद्ध ने अजातशत्रु को समझाई कि भाई आप उसको नहीं जीत सकते हैं, ठीक है ना, जब तक लोग नियमित और मिलजुल के रहेंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यही था आज का क्लास आपका। आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको लास्ट तक वीडियो देखे होंगे। लास्ट तक यदि आप वीडियो देख के आए हैं, पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।